सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की जो पिछली वाली भर्ती थी ना, उसका रिजल्ट 1 जुलाई को आ गया मेरे भाई। अब वो भर्ती कंप्लीट है मेरे भाई, अब उसका रिजल्ट आ गया, अब उसके फिजिकल वगैरह होते रहेंगे। अब मेरे भाई सीधी सी बात है, रेलवे का फोकस रहेगा इस वाली भर्ती के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं ना भाई रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, तो मेरे भाई अब आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। लगभग अगस्त या सितंबर के महीने तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो उसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये सारे क्वेश्चनों को रट लेना। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने है, एक विक्रेता एक स्कूटी के विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देने के बाद भी 52% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे स्कूटी की बिक्री पर 6526 का लाभ होता है तो विज्ञापित मूल्य बताओ कितना होगा। मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। तुम्हारे पास में 3 चीजें होती हैं। एक तो तुम्हारे पास में होता है क्या, क्रय मूल्य होता है। एक तुम्हारे पास में क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और एक तुम्हारे पास में क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। 3 चीजें तुम्हारे पास में है। अब तुमसे बोला कि 24% की छूट देता है ना, उसके बाद में भी 52% का लाभ होता है। अब 52% का लाभ क्या है, मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 152 रुपये हो जाएगा। अरे 100 रुपये की चीज 152 में बिकेगी तभी तो 52% का लाभ होगा। बिल्कुल, तो 52% के लाभ का मतलब है क्रय मूल्य तुम्हारा 100 रुपये है और विक्रय मूल्य तुम्हारा 152 है। लेकिन सर ये विक्रय मूल्य 152 कब है, जब आपने 24% की छूट दी थी। तो मेरे भाई 152% कब है, जब मेरे भाई तुमने 24 की छूट दे दी। दुनिया में सब कुछ 100% है, 100 में 24 की छूट देंगे 76 बचेगा। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करेंगे, 76 का भाग देंगे, 2 बार कटेगा, 2 गुणा में 100 करेंगे 200। यानी अंकित मूल्य तुम्हारा कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। अब यहां पर बोला कि लाभ कितने का है, 6526 रुपये का। तो 6526 रुपये का लाभ है। जबकि यहां पर हमें लाभ कितने का हुआ है भाई, 100 रुपये की चीज 152 में बिकी है, तो यहां पर हमें लाभ कितने का हुआ, 52 रुपये का हुआ। तुमसे बोला कि विज्ञापित मूल्य बताओ कितना है, विज्ञापित मूल्य बोले तो अंकित मूल्य, ये तो 200 है, तो इसको 200 से क्या कर दो, गुणा कर दो। मेरे भाई 13 का भाग दे दो, 13 चौके 52, 13 पंजो 65, 13 दूना 26। 4 का भाग 200 में देंगे तो 50 बढ़ जाएगा। अब तुम्हारे पास में इधर को तो बचा कितना, 502, और इधर को बचा है 50। तो 502 को 50 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 0 आएगा, इसके बाद में 0, 5 दूनी 10 और 5 25, 25,100। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इस सवाल में बहुत टाइम लगा दिया। मेरे भाई बहुत टाइम लगाया है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आपके एक बार समझ में आ गया ना, तो यकीन मानो तुम चुटकियों में ऐसे सवालों को उड़ा दोगे। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। आपसे बोला कि 290 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बताओ कितनी होगी। तो आप बोलेंगे कि सर सवाल तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। मेरे भाई चाल बोला है आपसे, अब चाल बराबर में क्या होता है सर, स्पीड बराबर में होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई, सर 290 मीटर की तो खुद ये रेलगाड़ी है, ठीक है मेरे भाई, 290 मीटर की तो खुद रेलगाड़ी हो गई। और 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म हो गया, तो 3 गुना किसका गुणा है, रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी तो 290 की है, तो 290 गुणा 3, और टाइम कितना लगा है, 29 सेकंड का टाइम यहां पर लगा है। अब कुछ नहीं करना,
काटा पीटी कर दीजिए। 29 का भाग 290 में देंगे तो 10 बार जाएगा, 29 का भाग फिर से 290 में देंगे 10 बार जाएगा। तो 10 तो ये पहले से ही है, कोई बात नहीं है। फिर 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 ये हो जाएगा। तो 30 और 10 कितने हो जाएंगे? 40। लेकिन तुमसे किस में बोला है? किलोमीटर पर हावर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो मेरे भाई 5 का भाग 40 में देंगे, 8 बार जाएगा। 18 गुणा 8 144 होता है, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और मैं गारंटी देता हूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से हूबहू आपकी एग्जाम में मिलेंगे। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए, नंबर आपके सामने है, इस पीडीएफ को आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके खरीद सकते हो और मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है भाई, मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उस काम का 2 गुना काम करने में कितने दिन का समय लेगा? तो मेरे भाई फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। आपसे बोला कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 6 दिन में काम करते हैं। और बी अकेला 14 दिन में करता है। जो बी है वो कितने दिन में करता है? 14 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? बताना। आप बोलेंगे सर 42 ले लो, क्योंकि 42 में 6 का भी भाग जाता है, 6 7 का 42 और 14 दूना 28, 14 तिया 42। तो यहाँ से मेरे भाई मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे पता चला कि जो बी है वो एक दिन में 3 काम करता है। तो बी अगर 3 काम करेगा तो दोनों मिलके तो 7 काम करते हैं। अब 7 में से 3 तो इसने कर दिया, तो बाकी के 4 काम ये कर लेगा। अरे भाई 4 और 3 हो गया 7। तो इसका मतलब अब तुमसे बोला कि ए अकेला उस काम का 2 गुना काम कितने दिन में करेगा? तो मेरे भाई टोटल काम कितना था? 42। लेकिन 42 तो करना नहीं है, हमें तो 42 का 2 गुना करना है। तो 42 का 2 गुना कितना होता है? 84 होता है। और इसको कौन करेगा? ए करेगा। तो ए तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 21 आंसर आएगा, बात खत्म। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। आप सभी को बताना है कि प्रेक्षण तुम्हारे सामने है, 27 है, 36 है, 12, 24, 48, 59, 60, 80, 14 का समांतर माध्य बताओ क्या होगा। अब मेरे भाई देखो, 2 चीज़ें हैं, या तो तुम समांतर माध्य निकाल लो या औसत निकाल लो। एक ही बात होती है। यानी अगर तुमको औसत निकालना आता है ना, तो जैसे औसत निकालते हैं वैसे ही समांतर माध्य निकालते हैं। यानी औसत और समांतर माध्य एक ही चीज़ है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं। जो आंसर औसत का आता है वही आंसर तुम्हारे समांतर माध्य का आता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर औसत का फॉर्मूला तो सबको पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो यानी कि सबको जोड़ना है। तो मेरे भाई सबको जोड़ दो और मुझे बताओ जोड़ने पे आंसर आपका कितना आएगा। तो सबसे पहले जोड़ते हैं 27 को और 36 को जोड़ते हैं। तो 27 और 36, देखो 27 दूना होता है 54, 54 में 9 जोड़ेंगे आंसर होगा 63। ठीक है, तो 27 और 36 63 होता है। 63 और 12 कितना होता है? आप बोलेंगे 75 होता है। फिर 75 में 24 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर 99 होता है। 99 में 48 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो 147 हो जाएगा। फिर 147 में 59 जोड़ेंगे, तो 147 में
अगर 59 जोड़ा तो देखो 147 तो है तुम्हारे सामने, इसमें 59 जोड़ेंगे तो 9 और 7 का 6 और 5 और 4 9 और 10 की 0 यानी कि 206 आएगा। फिर 206 में 60 जोड़ेंगे, आंसर होगा 264 हो जाएगा। फिर 264 में 80 और 94, देखो दोनों एक साथ जोड़ दो, ठीक है। 80 और 94 कितना होता है, सॉरी 80 और 14 होता है 94, तो 264 में 94 जोड़ेंगे तो राइट आंसर होगा तुम्हारा 8, 9 और 6 15 का 5 358। तो सबको जोड़ने पे 358 तुम्हारा आ गया है। अब मेरे भाई टोटल है कितने ये, आप इसका इसमें भाग दे दो। तो मेरे भाई आप अगर इसमें इसका भाग देंगे, एक सेकंड भाई हमने कहीं जोड़ने में कोई गलती तो नहीं कर दी, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, देखो ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं मेरे भाई हम लोग, ठीक है। 206 तो देखो यहाँ तक देखो 27 और 36 63 होता है, 63 और 12 75 होता है, 75 और 24 आपका 99 होता है, 99 और 48 आपका 147 होता है। 147 में अगर हम 59 जोड़ेंगे, 147 में 59 जोड़ेंगे तो ये 206, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल 206 है। फिर 206 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो आंसर 266 आता है, ठीक है, 266 आता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लो, 358 नहीं, इसको आप 360 करो मेरे भाई, ठीक है। इसको आप 358 मत करो, इसको आप 360 करो, ठीक है, 360 करो। और अब है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 का भाग देंगे, 9 चौका 36, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो सबको जोड़ने पे कितना आया 360, और टोटल संख्या 9 है तो भाग देंगे 40, आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। यदि किसी संख्या के 2/3 के 60% का 10% 841 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपसे बोला किसी संख्या के 2/3, अब वो संख्या कौन सी है मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया वो संख्या m है। इसका 2/3, तो 2/3 मैंने ले लिया। फिर इसका 60%, 60% बोले तो 60/100 हो गया। फिर इसका 10% बोले तो 10/100 हो गया, और ये टोटल मेरे भाई कितना है 841 है। तो अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सी काटा पीटी करनी है, आंसर आ जाएगा। तो भाई देखो पहली बात तो ये कि 2 0 से 2 0 काट देते हैं, कोई बात नहीं है। 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार कटेगा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, इधर को 841 है, और ये 25 इधर को है तो इधर को जाएगा गुणा 800, ठीक है 25 हो जाएगा। इनको गुणा कर लीजिए, 25 से कम 25, लास्ट में 5 आएगा जो इसी ऑप्शन में है, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लीज मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मेरे भाई चेक करो कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो 3 भुजा है, एक भुजा तो 24 है, एक भुजा मेरे भाई आपके 32 है, और एक भुजा मेरे भाई आपके कितनी है 40। तो मेरे भाई किसी से कट रही है क्या, ये 8 से कट जाएंगे। देखो 8 का भाग इसमें देंगे, 8 तिया 24, ठीक है, 8 से कटेंगे तो 8 तिया 24, इसमें 8 का भाग देंगे 8 चौका 32, इसमें 8 का भाग देंगे 8 पंजो 40। तो ठीक है मेरे भाई, अब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 3 4 और 5 ट्रिपलेट होते हैं। वो कैसे देख लो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। इधर को ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इधर को भी 25 और इधर को भी 25। इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ कि ये तीनों के तीनों जो भुजाएं हैं 24 32 और 40 एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। अब सीधी सी बात है, एक तो 24 है, एक तुम्हारी 32 है और एक तुम्हारी 40 है। तो जो सबसे लंबी भुजा होती है वो तो कर्ण होती है, तो इसको तो हटा ही दो भाई, ये तो कर्ण है, कर्ण से हमको मतलब ही नहीं है, हमें तो लंबाई चाहिए मेरे भाई। तो एक तो 32 दी हुई है तुमसे, ठीक है, 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई आपको निकालनी है। तो 32 तो तुम्हारे पास में है, 32 के संगत तो निकालनी है, तो बचा क्या 24, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तभी सेट बैठेगा मेरे भाई
तब ये आपके एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं हुआ ना, तब तुम्हारा आंसर ऐसे नहीं आएगा। ये तो समकोण त्रिभुज था, इसलिए हमको पता है कि ये तो सबसे लंबी भुजा है, तो ये तो कर्ण है, तो कर्ण तो हमको निकालना है, नहीं तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत निकालना है, तो 32 तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। तो शीर्ष लंबे ऊंचाई निकालनी है आपको, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, बात खत्म। लेकिन अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं होता, तब आपको इसमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ता। किसका मेरे भाई, आपके हीरोन का। अगला क्वेश्चन चेक करो भाई, x + 7 का स्क्वायर को सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे बोला है कि x प्लस में 7 इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है भाई, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस में क्या हो जाता है 2ab। भाई यही तो फॉर्मूला होता है कि a² + b² प्लस का 2ab, तो यही तो होता है। तो 2 की जगह पे 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 7, तो 7 दूनी 14x। तो ऐसा कहाँ पर है मेरे भाई, सर x² होना चाहिए, है मेरे भाई, 14x होना चाहिए, है मेरे भाई, 49 होना चाहिए, है मेरे भाई। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 92 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो मेरे भाई, एक संख्या तुम्हारे 7 के अनुपात में है, एक संख्या तुम्हारे 3 के अनुपात में है। अब इनका डिफरेंस 92 है, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, तो इनका डिफरेंस 4 हो गया। जबकि सवाल में तो बोला है कि 92 है, तो 4 का भाग 92 में देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 23 भर जाएगा। तुमसे बोला छोटी संख्या तो 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 23 तिया 69, बात खत्म। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। आपसे बोला गया कि 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के आकार वाले एक आयताकार एक्वेरियम में उसकी ऊंचाई का 80% पानी भरा हुआ है। 20 सेंटीमीटर कोर वाला एक ठोस धातु का घन पूरी तरीके से इसमें डुबोया जाता है, तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित आपको करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इस सवाल को करने में ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो मेरे भाई, एक चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। याद क्या है मेरे भाई, आप भी ये चीज़ घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास में ये गिलास है, ठीक है, तुम्हारे पास में एक गिलास है। अब ये गिलास है, इसमें कोई मैं पानी भर दूँ मेरे भाई, इसमें मैंने कुछ पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब तुम इसमें अगर कोई चीज़ डालोगे, तो जितनी मोटी चीज़ तुम डालोगे, मान लो तुमने इसमें इतना मोटा कोई गोला डाल दिया इसमें, ठीक है, इतना मोटा कोई गोला डाल दिया, तो जितने वजन का या जितने आकार का तुम इसमें ये गोला डालोगे, पानी उतना ही तो ऊपर उठेगा। भाई एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। भाई जितने आकार की, भाई जितनी बड़ी चीज़ हम इसमें डालेंगे उतने ही ऊपर पानी उठेगा। बस इतना ही तो करना है आपको। मान लो मैं तुमको इस तरीके का डब्बा दे दूँ, ये डब्बा तुम्हारे पास में है, इस डब्बे में इतना पानी भरा हुआ है, इस डब्बे में इतना पानी भरा हुआ है। मैं तुमसे बोल दूँ कि इस डब्बे में इस डब्बे को डाल दो मेरे भाई, इस डब्बे को डाल दो, तो ये पानी कितना ऊपर उठेगा, उतना ही ऊपर उठेगा जितना बड़ा ये डब्बा है। भाई जितना बड़ा ये डब्बा है उतना ही पानी ऊपर उठेगा, उससे ज़्यादा तो उठेगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, कितना पानी ऊपर उठेगा भाई, जितना तुम्हारे, मैंने जैसे गिलास लिया तो जितना तुम्हारे गिलास का ये नीचे का क्षेत्रफल है, मैंने तुमसे डिब्बा भी बोला तो डिब्बे का भी नीचे का ये क्षेत्र, भाई पानी कहाँ भरा होता है, यहीं से शुरू होता है पानी। तो पानी कितना ऊपर उठेगा, इसके हाइट के अकॉर्डिंग उठेगा। तो कितना पानी उठेगा, जितना इसके आधार का क्षेत्रफल है ना, उसमें जितना बड़ी चीज़ तुम डालते हो उसके क्षेत्रफल का भाग दे दो। भाई सीधी सी बात है, जितनी बड़ी चीज़ डालेंगे पानी उतना ही ऊपर उठेगा। तो सीधी सी बात है, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये देखो लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 60 गुणा में 45, तो 60 को 45 से गुणा करेंगे, 45 दूना 90, 9 27, यानी ये आंसर है कितना, 2700।
तो ये तो होगा 2700। अब ये घनाकार है तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, भुजा का क्यूब। तो 20 का क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब होगा 8000। तो इस 8000 में किसका भाग देंगे, 2700 का। तो 8000 में 2700 का भाग देंगे तो 2 जीरो 2 जीरो कटेंगी। 80 में अगर मैं 27 का भाग दूंगा तो 27 दूना 54। अब 27 तिया 81, लगभग 3 के समथिंग में आएगा। तो लगभग 3 यही तो है भाई, 2.96 लगभग 3 के बराबर ही होता है भाई। 2.96 भाई देखो, 80 में अगर मैं 27 का भाग देता हूं तो 80 की जगह अगर 81 होता, 27 तिया 81, 3 बार कट जाता। तो यानी लगभग 3 के समथिंग में आंसर आएगा। तो लगभग 3 तो यही है, 2.96 3 के आसपास में ही है। आ जाओ, एक कक्षा के 93 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था और शेष विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित बताओ कितना है। तो टोटल बच्चे 93 हैं। अब 93 बच्चों में से 10 का औसत तो कितना है, 90 है। अब 93 में से 10 तो तुमने ले लिए, तो बाकी के कितने बचे, 83 बचे। इनका एवरेज कितना है, 75। तो सिंपल सी ट्रिक है कि जो सबसे छोटा है ना इनमें से उसको पकड़ लो। तो सबसे छोटा है 75, यानी कि जो आंसर आएगा 75 से छोटा तो नहीं आएगा, आंसर तो 75 से बड़ा ही आएगा। अब 75 से छोटा तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी 75 से छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये 75 से कितना ज़्यादा है, सर ये तो 75 है और ये 90 है, तो कितना ज़्यादा है मेरे भाई, सर ये तो 15 ज़्यादा है। और कितने बच्चों का ज़्यादा है, 10 बच्चों का ज़्यादा है। तो 15 गुणा में 10 कितना हो, 150 होगा। अब 150 में भाई टोटल बच्चे तो 93 है भाई, केक कटेगा सब में बटेगा। तो 150 में अगर 93 का भाग देंगे तो 93 एक कम 93, एक पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो 75 और एक 76, 76 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।